हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी क्षितिज पुस्तक के पाठ 2 लहासा की ओर के बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। पाठ आपने पढ़ा था, इसके विषय में आपको जानकारी होगी और अगर आपने ठीक से उसकी एक एक लाइन को पढ़ा होगा तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो कि उन लाइनों के आधार पर दिए हुए होंगे। परीक्षा के समय में भी आपको पाठ की रीडिंग बहुत ध्यानपूर्वक लगानी है, क्योंकि कोई भी प्रश्न चाहे लेखक के संबंध में हो चाहे पाठ के संबंध में हो, किसी भी लाइन से किसी भी पैराग्राफ से पूछा जा सकता है। तो जब भी आप पठन पाठन करें उसे बहुत ध्यानपूर्वक आपको करना है। हालांकि इन प्रश्नों के माध्यम से भी आपका पाठ और अच्छी तरह से स्पष्ट आपके सामने हो जाएगा। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, लहासा की ओर पाठ की साहित्यिक विधा क्या है। हमने आपको बताई थी कि साहित्य की बहुत सारी विधाएं होती हैं। विधाएं होती है मतलब जैसे कहानी है, निबंध है, नाटक, उपन्यास, आलोचना, रेखा चित्र, संस्मरण। तो इस तरह की बहुत सारी विधाएं होती हैं। अब लेखक ने किस विधा में रचना की है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें साहित्यिक विधा आपकी पूछी गई है। तो ये जो पाठ आपकी लहासा की ओर है, क्योंकि इसमें लेखक ने जो यात्रा की है तिब्बत की, उस यात्रा का वर्णन किया है, तो ना तो ये संस्मरण है, ना रेखा चित्र है, ना कहानी है, बल्कि ये यात्रा वृत्तांत है। क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जिन जिन समस्याओं का सामना करा, जो जो चीजें उन्होंने वहां देखी, अनुभव की, उन सब का वर्णन किया है इसमें। तो इसलिए उनकी विधा यात्रा वृत्तांत है। तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता कहाँ से जाता है। सबसे पहली लाइन ही आपकी पाठ की है, भूटान से, नेपाल से, चीन से या भारत से। तो आपका सही उत्तर है नेपाल से, नेपाल के रास्ते। कलिम्पोंग का रास्ता बाद में बना था, पहले तिब्बत जाने के लिए रास्ता नेपाल से होकर ही जाता था। दुर्ग में किसने अपना बसेरा बना लिया था। मजदूरों ने, सैनिकों ने, फौजियों ने या किसानों ने। कि जब दुर्ग खाली हो गए थे, चीनी फौजी वहां से हट गए थे, तो उसके बाद वहां पर किसानों ने उस किले में, दुर्ग में अपना बसेरा बना लिया था। आपका फिर है, फौजी चौकियों में किस देश के सैनिक रहा करते थे। जो फौजी चौकियां बनी हुई थी जगह जगह पर, उनमें किस देश के रहते थे। चीनी सैनिक, तिब्बती सैनिक, भारतीय सैनिक या जापानी सैनिक। तो उन फौजी चौकियों में चीनी सैनिक ही रहा करते थे या वही निवास करते थे। चोरी के डर से जिनको भीतर नहीं आने दिया जाता वह होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि तिब्बत में यह एक सुविधा थी कि कोई भी अनजान व्यक्ति भी किसी के भी घर में जाकर अपने लिए स्वयं चाय बना सकता था, या फिर वे अपने पास से चाय की सामग्री देकर उस घर की बहु बेटियों से चाय बनवा सकता था। तो हर व्यक्ति को घर के अंदर जाने की स्वतंत्रता थी, लेकिन केवल चोरी के डर से जिनको अंदर नहीं आने दिया जाता वो कौन से लोग होते थे। निम्न श्रेणी के भिखमंगे, कि जिनकी वेशभूषा ऐसी दिखाई देती थी कि मानो वे भिखारी हैं, निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं। वे लूटपाट करने के इरादे से, चोरी करने के इरादे से ही आए हुए हैं। तो ऐसे उन लोगों को देखकर घर के भीतर आने नहीं दिया जाता था, वरना कोई भी अपरिचित व्यक्ति घर के अंदर जा सकता था। सुमति कौन था। लेखक का भाई था, रास्ते में मिला व्यक्ति था, मंगोल भिक्षु था या लेखक के भाई का मित्र था। अब आपने देखा, ना तो वो लेखक का भाई था सुमति, ना रास्ते में मिला कोई व्यक्ति कि वे तिब्बत की यात्रा पर लेकर गए और उन्हें रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गया तो वह व्यक्ति सुमति था, ऐसा भी नहीं है। ना लेखक के भाई का मित्र था, मंगोल भिक्षु। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपका लेखक का मित्र भी हो सकता था, तो वो भी आपका राइट होता, क्योंकि लेखक के मित्र का नाम सुमति था। हमने मंगोल भिक्षु इसलिए लिखा क्योंकि वो मंगोल भिक्षु तो था,
और लेखक का मित्र भी था। तो लेखक का मित्र तो पूरे पाठ में आपको अच्छी तरह से मालूम है, अगर वो होता यहाँ पर आप उसको आसानी से पहचान लोगे। लेकिन अगर बाई दी वे लेखक का मित्र ना लिखकर मंगोल भिक्षु लिखा हुआ आपके पास आ जाता है तो आप इस आंसर को सरलता से पहचान सके, इसलिए हमने इस वाले शब्द को आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो सुमति मंगोल भिक्षु भी था और लेखक का मित्र भी था। मक्खन और सोडा नमक मिलाकर कूटकर कौन से रंग की चाय तैयार की जाती है? कि मतलब जैसे दूध वगैरह पत्ती डालने की अपेक्षा अगर मक्खन और सोडा नमक मिलाकर बनाई जाए चाय तो वो किस रंग की चाय तैयार हो जाती है? चाय के रंग की, कि जैसे आमतौर पर हम चाय पीते हैं उस चाय के रंग की तैयार हो जाती है। मिट्टी वाले रंग की, जैसे मिट्टी का रंग होता है ऐसा। दूध वाली चाय के रंग की, कि जैसे हम पानी में चीनी पत्ती दूध डालकर चाय तैयार करते हैं तो ये सामग्री डालने के बावजूद उस चाय का रंग भी ऐसा ही दिखाई देता है कि जैसे हमने दूध डालकर चाय को तैयार किया है। लेखक ने बौद्ध धर्म कहाँ ग्रहण किया? कहाँ पर लेखक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? भारत, श्रीलंका, चीन या बर्मा? लेखक ने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कि पहले वे बौद्ध धर्म के नहीं थे अनुयायी, लेकिन बाद में वे बौद्ध धर्म से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और वो उन्होंने लंका में जाकर किया था। डांडे में बहुत दूर तक आदमी को क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि आपने देखा था कि डांडे सबसे ज्यादा खतरनाक जगह बताई गई है तिब्बत में, कि सबसे ज्यादा खतरे की जगह है तो वो क्या है? डांडे है। तो अब इसमें दूर तक आदमी को हम क्यों नहीं देख सकते? कि भाई दूर दूर तक जंगल है, पहाड़ है, लेकिन दूर तक हमें कोई भी आदमी क्यों नहीं दिखाई देता उन डांडों में? गांव ना होने के कारण, कि डांडे के आसपास कोई गांव नहीं है इसलिए नहीं। जनसंख्या कम होने के कारण, कि डांडे में लोगों की संख्या बहुत अधिक कम है इसलिए कोई आदमी नहीं दिखाई देता। भाई संख्या अगर कम भी होगी तो कम दिखाई देंगे, ज्यादा होगी तो ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन दूर तक कोई आदमी जल्दी नहीं दिखाई दे, इसका और कारण क्या हो सकता है? डाकुओं के डर से। डाकुओं का डर तो डांडे में रहता ही था, क्योंकि कभी भी डाकू किसी भी व्यक्ति को मार देते थे, उसको लूट लेते थे। तो डाकुओं के डर के कारण कोई वहां से जल्दी नहीं गुजरता था, ये भी कारण हो सकता था। लेकिन जो मुख्य कारण है वो क्या है? नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण, कि जो डांडे हैं उसमें नदियों के बार बार मोड़ आ रहे हैं, पहाड़ों के कोने आ रहे हैं, तो उस मोड़ के कारण या तो सीधा रास्ता होता है तब तो दूर से कोई दिखाई दे जाएगा, लेकिन जब नदी के मोड़ बार बार हो रहे हैं, पहाड़ों के कोने हैं, तो उसके कारण कोई भी आदमी जल्दी दिखाई नहीं देता था। डांडे के निर्जन क्षेत्र में खूनी को सजा क्यों नहीं मिल पाती? कि डांडे में यदि कोई किसी का खून कर देता है तो उस खूनी को सजा क्यों नहीं मिल पाती? क्यों नहीं उसको दंड मिल पाता है? लोग ना होने के कारण, कि वहां इतने लोग नहीं हैं जो कि खूनी को सजा दे सके, नहीं। लोगों द्वारा सच ना बोलने के कारण, कि लोग झूठ बोलने के आदी हो गए हैं, सच को वे उजागर नहीं करना चाहते, नहीं बताना चाहते, इसलिए खूनी को सजा नहीं मिल पाती है। कि अपनी आंखों से हमने किसी को खून करते देखा भी है लेकिन फिर भी हम सच बताने के लिए तैयार नहीं है, ये भी कारण नहीं है आपका। मेन कारण है गवाह ना मिलने के कारण, कि वहां पर कोई भी गवाह जल्दी नहीं मिलता है जो ये बता सके कि किसने किसका खून किया है। क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा कि डांडे में अधिकांश यदि कोई डाकू होते भी हैं और किसी व्यक्ति को जाते हुए देखते हैं, उन्हें ये लगता है कि इस व्यक्ति के पास धन संपत्ति होगी, पैसा होगा, तो वह पहले उस व्यक्ति को मार देते हैं, उसके बाद वे उससे लूटपाट करते हैं। वरना खतरनाक जगह होने के कारण वहां जल्दी कोई लोग भी नहीं होते हैं जो उनको मारते हुए देख ले या उन डाकुओं को वे पहचान सके। तो गवाह न मिलने के कारण ही निर्जन क्षेत्र में खूनी को सजा नहीं मिल पाती है। तिब्बत के लोग अपनी सुरक्षा के लिए क्या रखते हैं? कि जिससे वे अपने जीवन की रक्षा कर सके उसके लिए उन्हें अपने पास क्या रखना पड़ता है? लाठी डंडा, छुरी चाकू, तीर कमान, पिस्तौल बंदूक। क्योंकि वहां पर कानून नहीं है, इन चीजों का कोई कानून नहीं है, हथियारों का, शस्त्रों का, तो इसलिए वहां के लोग पिस्तौल और बंदूक को भी लाठी की तरह
अपने साथ लेकर चलते हैं। जैसे आमतौर पर होता है कि व्यक्ति डंडा लेकर, लाठी लेकर अपनी सुरक्षा के लिए चलता है, लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं वो पिस्तौल और बंदूक को अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा अपने पास रखते हैं। तिब्बत के पहाड़ कितने हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित हैं? 13-14 हजार फुट, 15-16 हजार फुट, 14-15 हजार फुट या 16-17 हजार फुट। बच्चों ये संख्याएं तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी कि तिब्बत के पहाड़ 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर है। तो ये कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें तो आपको अच्छी तरह से रटना ही पड़ेगा, अच्छी तरह अपने दिमाग में बसाना पड़ेगा। भीटे शब्द का अर्थ क्या होता है? अब आप देखेंगे कि लेसन के बाद में कुछ आपके वर्ड मीनिंग दिए हुए होते हैं, शब्दार्थ आपके दिए हुए होते हैं। उन शब्दार्थों को भी, हर लेसन के शब्दार्थ भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अलग से वर्ड मीनिंग आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, जैसे 8th क्लास तक आप लोगों के आते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों में किसी भी शब्द का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। इस रूप में आपका वर्ड मीनिंग काम आता है। तो इसलिए हमारी राय यही है कि हर लेसन के लास्ट में जो भी आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप उन्हें भी अच्छी प्रकार से याद करें। तो भीटे शब्द का अर्थ है आपका ऊंची जमीन, तिब्बत के सीमा का स्थान, भारवाहक, भारवाहक कहते हैं बोझे को उठाने वाला, टीले के आकार का ऊंचा स्थल। तो भीटा कहते हैं, जैसे टीला होता है, मिट्टी का ऊंचा सा एक टीला बन जाता है, एक ऊंचा सा स्थान बन जाता है। तो भीटे वहां पर इसी चीज के लिए कहा गया है जो टीले के आकार का ऊंचा स्थल है या ऊंचा स्थान है। डांडे के देवता के स्थान की विशेषता क्या है? वह फूलों से सजा था? नहीं। रंगीन झंडियों से सजा था? ये ठीक है। मूर्तियों से युक्त था? नहीं। दुकानों से घिरा था? नहीं। आपने देखा था उसमें कि रंगीन झंडियों से, जानवरों के सींगों से, इन सारी चीजों से डांडे के देवता का मंदिर सजा हुआ था। तो ये तीनों चीजें आपकी इसमें नहीं है, केवल आपका सही ऑप्शन है रंगीन झंडियों से सजा था। भरिया का क्या अर्थ होता है? जो सामान ढोते हैं, जो खाना बनाते हैं, जो नाच गाना करते हैं, जो पैसा वसूलते हैं। अब आप देखेंगे जो खाना बनाते हैं उन्हें तो बावर्ची कहा जाता है, बावर्ची खाना बनाते हैं। जो नाच गाना करते हैं उन्हें भाट कहा जाता है, पहले के टाइम में होता है भाट होते थे जो नाच गाने का काम करते हैं। जो पैसा वसूलते हैं, होता था ना कि कर वसूलने वाले, कि राहगीरों से जो कर वसूलने वाले होते हैं वे होते हैं। लेकिन भरिया का मतलब होता है बोझा ढोने वाले। पहाड़ी स्थानों पर अधिकांश आप देखेंगे भरिया आसानी से नहीं मिलता है, बोझे को ढोने वाले नहीं मिलते हैं, अपना बोझा स्वयं ही उठाकर चलना पड़ता है, वहां कोई भी भारवाहक या भरिया प्राप्त नहीं होता है। तिंगरी समाधि गिरी क्या है? तिंगरी समाधि गिरी क्या है? एक टापू है, एक मैदान है, एक छोटी सी पहाड़ी का नाम है, या एक रेतीला टीला है। अब आप देखेंगे कि तिंगरी के मैदान में एक टापू सा है, लेकिन उस मैदान के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है। उस पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी रखा गया है। ठीक है, कि उस मैदान के बीच में जो एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती है, उस पहाड़ी का नाम ही तिंगरी समाधि गिरी है। तो ये अच्छी तरह से याद रख लीजिए। अब इसका उल्टा भी आपसे पूछा जा सकता है कि उस तिंगरी मैदान में छोटी सी पहाड़ी का नाम क्या है, इस रूप में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, तिंगरी समाधि गिरी। दोनों रूपों में आपसे प्रश्न को पूछा जा सकता है। बत्तियों के गंडे बनाने के लिए कपड़े कहाँ से लाए जाते हैं? गंडे शब्द वो होते हैं जो आपने देखा होगा कि मंत्र फूंक कर लगाया गया, मंत्र फूंक कर जो गांठ लगाकर धागा या कपड़ा होता है। कई बार आपने देखा होगा लोगों को कि अपने हाथ में पहने रहते हैं, बांधे रहते हैं, या अपने गले में गंडा पहने रहते हैं। तो उसमें यही होता है कि मंत्र फूंक कर उस कपड़े या धागे में गांठ लगाकर पहना दिया जाता है। तो वहां पर इन चीजों का बहुत अधिक प्रचलन है। तो बत्तियों के गंडे बनाने के लिए कपड़े कहाँ से लाए जाते थे? पाटलिपुत्र से, काशी से, प्रयाग से, या बोध गया से। तो जो लेखक का मित्र था सुमति, वो गंडे बनाकर अपने यजमानों को दिया करता था।
तो वह जो कपड़ा था वो बोध गया से लाता था। अब बोध गया से लाने के बाद उसके गंडे बनाकर वो अपने यजमानों को दिया करता था। उन यजमानों से दक्षिणा के रूप में उसको पैसा मिलता था या धन की प्राप्ति होती थी। लेकिन वो कभी कभी ये भी चालाकी करता था कि यदि वो कपड़ा उसके पास समाप्त हो गया तो वह कोई भी लाल रंग का कपड़ा या वैसा कपड़ा वहीं से खरीद कर उसके भी गंडे बनाकर बेच देता था ताकि उसको अधिक से अधिक धन लाभ हो सके। तिब्बत में जमीन पर नियंत्रण किनका होता था? कि आपने देखा होगा तिब्बत की जो जमीन है, जागीर है, छोटे बड़े अनेक जागीरदारों के बीच में बटी हुई है। तो वहां पर तिब्बत में जमीन पर नियंत्रण किसका होता था? मठों का, जागीरदारों का, भिक्षुओं का या बेगारों का। तो वहां की जो जमीन है उस पर जागीरदारों का नियंत्रण होता था, क्योंकि छोटे बड़े अनेक जागीरदारों के बीच में वो जमीन बटी हुई थी और हर जागीरदार अपनी अपनी जमीन पर कुछ ना कुछ खेती स्वयं भी कराता था। तो इसलिए हमारा सही उत्तर है जागीरदारों का। मंदिर में लेखक के लिए मुख्य आकर्षण क्या है? कि जब वहां पर लेखक पहुंचा एक मंदिर में तो वहां आकर्षण की क्या चीजें थी? मंदिर की वास्तुकला, कि मंदिर इतना सुंदर तरीके से बनाया हुआ था, निर्मित था कि वो लेखक को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था? नहीं। मुखिया भिक्षु, कि जो मेन मुख्य भिक्षु है वो उसका आकर्षण का केंद्र था? नहीं। बुद्ध वचन अनुवाद, क्योंकि उस मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई थी, तो जिसमें लेखक की दिलचस्पी थी और वही उसके लिए आकर्षण का केंद्र था, क्योंकि वह उन पुस्तकों को पढ़ने में वहां पर लीन हो गया था। तो इसलिए सोने के लिए स्थान ये भी गलत है, तो मेन आपका उत्तर होगा बुद्ध वचन अनुवाद। नेक्स्ट है नमसे कौन थे? नमसे शब्द आपका लास्ट पेज पर आया है। नमसे कौन थे? प्रवचनकर्ता। क्या प्रवचन देने वाले व्यक्ति थे नमसे? नहीं। कथाकार, कथा कहने वाले या कथा बनाने वाले व्यक्ति को नमसे कहा जाता था? नहीं। बौद्ध भिक्षु शेखर विहार की खेती का मुखिया। अब आप देखिए, मैंने दोनों आंसर इसमें लिखे हैं। हो सकता था शेखर विहार की खेती का मुखिया ना लिखा होता, केवल बौद्ध भिक्षु लिखा होता, तब भी आपका राइट आंसर है। बौद्ध भिक्षु ना लिखा हो, केवल शेखर विहार की खेती का मुखिया ये लिखा होगा, तब भी आपका सही है। या आपका पलटकर ये भी पूछा जा सकता है कि शेखर विहार की खेती के मुखिया का क्या नाम था? आपसे ये भी प्रश्न किया जा सकता है, तो आपको नाम नम से याद रखना है कि शेखर विहार की खेती का जो मुखिया है वो नम से बौद्ध भिक्षु है। आपने देखा होगा कि जो भी जागीरदार खेती करवाते थे अपनी अपनी जागीर में, तो वो किसी न किसी खेती की रक्षा करने के लिए बौद्ध भिक्षु को वहां भेजा करते थे, और बौद्ध भिक्षु वहां पर एक राजा से कम नहीं होता है, तो बौद्ध भिक्षु की निगरानी में ही बहुत सारी खेती होती थी। तो ये भी एक बौद्ध भिक्षु है नम से, लेकिन ये शेखर विहार की खेती के मुखिया हैं जो उसकी रखवाली करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। जागीरों का ज्यादा हिस्सा किसके पास था? सबसे ज्यादा हिस्सा किसके पास था? मजदूरों के पास, किसानों के पास, जागीरदार के पास या मठों विहारों के हाथ में? आपका सही उत्तर है मठों के हाथ में या मठों विहार, मतलब मठ और विहार एक ही चीज है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा गया है। तो मठों के हाथ में या विहारों के हाथ में, दोनों उत्तर आपके हो सकते हैं। तिब्बत में खेती का प्रबंध करने वाले भिक्षु की स्थिति क्या होती है? कि तिब्बत में जो खेती का प्रबंध करते हैं भिक्षु, आमतौर पर तो आप सुनते हो तो भिक्षु उसको कहा जाता है मांगने वाले को, भिखारी को भिक्षु कहा जाता है, लेकिन अब वहां पर क्या है, खेती का प्रबंध देखते हैं भिक्षु, तो उस भिक्षु की स्थिति कैसी होती है? वहां राजा से कम है, वो राजा के समान होता है। जो खेती की रक्षा करता है, खेती का प्रबंध देखता है, उसकी स्थिति राजा के समान होती है, उससे कम नहीं होती है। ना तो भिखारी से कम, भिक्षु से कम नहीं, एक सामान्य व्यक्ति की, ये नहीं। आपका सही उत्तर है राजा से कम नहीं, यानी कि वो राजा के बराबर दर्जा प्राप्त करता है। थुक्पा क्या है? एक स्थान का नाम है थुक्पा, एक वस्त्र का नाम है, नो, एक जानवर का नाम है, तीनों आपके गलत है। थुक्पा ना स्थान का नाम है, ना वस्त्र का नाम है, ना किसी पशु या जानवर का नाम, बल्कि एक खाद्य पदार्थ है। ये भी आपके पीछे शब्दार्थ में दिया हुआ है कि आपने देखा होगा हड्डी है, मूली है, बहुत सारी चीजें उसमें दी हैं 3-4, कि उन सब चीजों को मिलाकर एक खाद्य पदार्थ बनाया जाता है।
तो थुक्पा शब्द आपका एक खाद्य पदार्थ है। जब लेखक परित्यक्त चीनी किले से चला तो एक व्यक्ति क्या मांगने के लिए आया? कि जिस समय उन्होंने चीनी किले को छोड़ा और आगे की ओर बढ़ने लगे तो एक व्यक्ति उनके पास आया। वो क्या लेने के लिए आया उनके पास? मांगने। कपड़े, उसे कपड़ों की जरूरत थी, कपड़े मांगने आया? नहीं। चटाई, पुस्तकें? नहीं, बल्कि राहदारी। राहदारी होता ना जैसे रोड टैक्स, राह का कर, कि तुम इस रास्ते से गुजर रहे हो, यहाँ से जा रहे हो तो तुम्हें सड़क का कर देना है, राह का कर देना है। तो राहदारी मांगने के लिए एक व्यक्ति उनके पास आया था, जिन्हें उन्होंने 2 चिके भी दे दी थी अपना देखने के लिए, बताने के लिए। तो वो व्यक्ति राहदारी लेने के लिए आया था। कुची कुची का क्या अर्थ होता है? धीरे धीरे, कुछ कुछ, दया दया, परी परी। तो ना तो धीरे धीरे है, ना कुछ कुछ, दया दया, परी परी। कि जब डांडे के जंगलों से मनुष्य गुजरता था और वो अपने सामने देखता था कि ये डाकू हो सकता है, ये हमें लूट सकता है, हमारे जीवन को समाप्त कर देगा, मार देगा, तो वो व्यक्ति क्या करता था कि अपनी जो गतिविधि है वो इस तरह से हाथ फैलाकर कुछ कुछ करते हुए कि मांगने का एक नाटक करने लगता था कि उनके पास कुछ नहीं है, वो तो बहुत गरीब है, मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा है। तो कुची कुची का मतलब होता है दया दया, कि दया करके हमें कुछ दे दीजिए, हमें पैसे की आवश्यकता है या हम बहुत अधिक गरीब हैं। तो कुची का मतलब होता है दया दया। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से क्यों पिछड़ गया? लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथी से पिछड़ गया था। क्यों पिछड़ गया था? आराम करने के कारण, कि लेखक आराम करने लगे और उनके मित्र आगे निकल गए? नहीं। चाय पीने के कारण, कि लेखक चाय पीने के लिए रुक गए, उनके मित्र आगे निकल गए, क्योंकि दोनों ही घोड़ों पर सवार थे। लेखक भी घोड़े पर सवार थे, उनका मित्र भी घोड़े पर सवार था। एक का घोड़ा आगे निकल गया, एक का पीछे रह गया। तो क्या चाय पीने के कारण? नहीं। घोड़े से गिर जाने के कारण, कि लेखक घोड़े से गिर गए इसलिए अपने साथी सुमति से पिछड़ गए? नहीं। मार्ग भूल जाने के कारण। क्यों? क्योंकि लेखक के मित्र सुमति का घोड़ा आगे निकल चुका था और वे उस इलाके में, क्षेत्र में कई बार आते जाते रहते थे, तो हर मार्ग की जानकारी उन्हें अच्छी तरह से थी। लेकिन लेखक पहली बार गए थे, उन्हें मार्ग का पूरी तरह से कोई ज्ञान नहीं था। तो अपने मित्र के आगे निकल जाने के कारण जब लेखक पीछे रह गए तो एक स्थान ऐसा आया कि जहां से 2 रास्ते फूट रहे थे। अब उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि उन्हें दाएं हाथ वाला रास्ता लेना है या उन्हें बाएं हाथ वाला रास्ता लेना है। तो इस कारण से उन्होंने जो रास्ता चुना वो गलत रास्ता था। 2-2.5 मील चलने के बाद जब उन्हें जानकारी हुई कि वे गलत मार्ग पर आ गए हैं, फिर वे पीछे लौटे, तब उन्होंने सही वाला मार्ग पकड़ा। इसलिए वे अपने साथियों से पिछड़ गए थे। साथी आगे निकल गए और वे उनसे पीछे रह गए। तो आपका सही आंसर है मार्ग भूल जाने के कारण। मंगोलों का मुंह कैसा होता है? लाल, पीला, सांवला, सफेद। मंगोलों का मुंह लाल होता है। लाल शब्द ऐसा होता है कि गुस्सा, जब किसी को गुस्सा बहुत आ दिया आता है, इसका मतलब क्या है कि मंगोलों को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, जिसके कारण उनका चेहरा लाल रहता है। शेखर विहार के मंदिर में रखी बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियों को क्या कहा गया है? जो बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियां वहां पर रखी हैं, उनका क्या नाम था? उनको क्या कहा गया है? कंजुर, काव्य ग्रंथ, हस्तलिखित बुद्ध ग्रंथ या बुद्ध ग्रंथ? तो उनको जो नाम दिया गया है वो कंजुर नाम दिया गया है। ना काव्य ग्रंथ है, ना हस्तलिखित बुद्ध ग्रंथ। जबकि यहाँ पर आपका दिया है, आप पढ़ के सोचोगे कि बुद्ध वचन भी है, हस्तलिखित भी है, तो आप इसको मार्क कर दोगे कि हस्तलिखित बुद्ध ग्रंथ है। नहीं, उन्हें कंजुर कहा जाता है। ये शब्द ध्यान में रखिए कि बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियां कंजुर कहलाती है। शेखर विहार में रखी एक एक पोथी का वजन होगा। जो पोथियां वहां रखी थी उनका कितना वजन होगा? 10 सेर, 5 सेर, 15 सेर, 20 सेर। 15-15 सेर की पोथियां थी। इतना वजन उनका था कि एक एक पोथी का वजन 15 सेर के बराबर था। संध्या के समय तिब्बत के लोग क्या नशीला पदार्थ पीते हैं कि जिससे वे अपने होश हवास में नहीं रहते हैं? छंग बच्चों, देखिए आपका बुक में थोड़ा सा लिखने में ये नहीं आ पा रहा था सही, कि इसमें जबकि डा के आगे आपकी बिंदी और नीचे हलंत होता है।
लेकिन वो टाइप करने में ठीक से नहीं आ पा रहा था, लेकिन फिर भी आपका इन सबसे अलग है, तो आंसर आपका ये छंद ही है। भंग, मदिरा, चाय। अब आप देखिए, भंग का सेवन करता है इंसान, ये भी एक मादक पदार्थ है। मदिरा, ये भी एक मादक पदार्थ है कि जिससे मनुष्य अपने होश हवास में नहीं रहता। चाय, चाय तो ऐसा खैर नहीं है मादक पदार्थ, लेकिन फिर भी मादक पदार्थ में गिना जाता है कि अनलिमिटेड, असीमित अगर चाय मनुष्य पीता है तो वह भी अपना एक संतुलन सब खो देता है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव इतना नहीं होता है। इसी तरह से छंग एक मादक पदार्थ है जिसका सेवन तिब्बत के लोग संध्या के समय, शाम के समय करते हैं और वे अपने होश हवास में नहीं रहते हैं, अपने होश हवास खो बैठते हैं। और यही कारण है कि वहाँ बताया गया था कि जिस समय वे अपने होश हवास में नहीं रहते हैं तो किसको रहने के लिए स्थान देना है, किसको नहीं देना है, ये उनकी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है और उसी के अनुसार वह व्यक्ति को रहने न रहने की इजाज़त देते हैं। तो बच्चों, इन 30 प्रश्नों के माध्यम से पूरा पाठ आपको अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी हमारी आपको यही सलाह होती है कि आप पाठ का वाचन बहुत ध्यानपूर्वक करें, अच्छी प्रकार से पढ़ें, क्योंकि इनके अतिरिक्त भी और किसी लाइन से आपका प्रश्न बन सकता है। लेकिन फिर भी मुझे ये अच्छी तरह से उम्मीद है कि यदि 30 प्रश्न आपने ध्यान से देखकर कर लिए तो इसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपकी परीक्षा में कवर हो जाएंगे, इन्हीं में से आपको अधिकांश प्रश्न मिल जाएंगे। तो अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि वे सब भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।